80 के दौर में पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बनी एक अदाकारा जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। भी है, जवां जवां हवा भी है। नीली आंखों वाली एक एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती बिल्कुल अलग और फ्रेश नजर आती थी। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। वो मशहूर अदाकारा जो गायकी में भी इस कदर पारंगत थीं कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी गायिकाएं देखती रह गईं। दिल के आंसुओं में रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुई ये अभिनेत्री एक ब्रिटिश नागरिक थीं और भारत में हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर रिश्ते में इनके मामा लगते थे। क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने इन्हें OCI कार्ड दिया जिससे इन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी और इसका आधार बने इनके हिंदू नाना और मुस्लिम नानी जिनकी अजीब और अलग ही कहानी है। तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं कि तुमने मुझे आजाद किया, और न ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक ब्रिटिश पति 2 पाकिस्तानी पतियों को छोड़ने के बाद और एक दुबई के शख्स से चौथी शादी करने के बावजूद ये फिलहाल भारत में अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। तो कौन है ये अदाकारा, कौन थे इनके नाना नानी, किस तरह से इनका कपूर खानदान से गहरा रिश्ता है और क्यों ब्रिटिश नागरिकता और पाकिस्तानी मूल की होने के बावजूद ये मुंबई में रह रही हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्हें सिर्फ एक गाने ने ही रातों रात पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंचा दिया था। दिल के आंसुओं में रह गए। और ये अपनी पहली ही फिल्म से टॉप की एक्ट्रेस और मजी हुई गायिका करार दे दी गई थी। इस गाने में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों को रुला देता था। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो साथ ही इस फिल्म ने ट्रिपल तलाक के दर्द से गुजर रही मुस्लिम महिलाओं को पहली बार रिप्रेजेंट किया, जिससे खासकर इसे महिलाओं का खूब सपोर्ट मिला। तलाक देने का हक है ना आपको? देते क्यों नहीं? आपके सामने खड़ी हूँ, लाचार, बेबस। मारो तलाक के 3 पत्थर और निकाल दो घर से मुझे। सलमा आगा भले ही इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में बहुत ज्यादा समय तक काम नहीं किया, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, तो साथ ही बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम सलमा। तो वहीं वो हर मिजाज के गीत गाने के लिए भी जानी जाती थी और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा जगत में एक अलग और मजबूत पहचान बना ली थी। जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी चाहों के बिना। तो कौन थी सलमा आगा और कैसे शुरू हुआ था इनका हिंदी फिल्मों का सफर? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर कम समय में ही तबाह हो गया और आज ये कहां और किस हाल में है? चलिए जानते हैं। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। सलमा की मां जरीन हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम करती थीं और इनके पिता लियाकत गुल आगा ईरानी मूल के थे जो पाकिस्तान के व्यापारी थे और अमृतसर में भी इनका कारोबार था। भारत से परिवार का रिश्ता होने की वजह से सलमा का कुछ समय यहाँ भी बीता।
लेकिन पिता को बिजनेस के सिलसिले में बार बार लंदन आना जाना होता था, जिस वजह से बाद में पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। सलमा की पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई और इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली। सलमा आगा की मां का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से फिल्मों से जुड़ा रहा था, इसलिए सलमा का भी इस तरफ काफी झुकाव था। सलमा की रिश्तेदारी राज कपूर के खानदान से भी थी। इस बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं हिंदी सिनेमा में सलमा की एंट्री की। सलमा पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक भी सीखने लगी और फिल्मों में आने का मन बनाने लगी। इसी दौरान राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी के बाद लंदन में रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ साथ सलमा की मां को भी इनवाइट किया गया। बताते हैं कि इसी पार्टी में सलमा की मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा से हुई, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक मुस्लिम हीरोइन की तलाश में थे। क्योंकि मुस्लिम पृष्ठभूमि की कहानी होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि एक मुसलमान अदाकारा ही इस रोल के साथ बेहतर न्याय कर पाएगी। उन्होंने सलमा आगा को देखते ही अपने फिल्म का ऑफर दे डाला और जब इनकी आवाज सुनी तो इन्हीं से फिल्म के गाने गवाने का भी फैसला ले लिया। तो इस तरह सलमा भारत आ गईं और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। 3 तलाक जैसे गंभीर मुद्दे पर बनने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें एक संवेदनशील मुद्दे को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया था और 3 तलाक के दंश, दुष्परिणाम और हलाला के बारे में खुलकर दिखाया गया था। इसमें सलमा आगा की भूमिका ऐसी लड़की की थी जो इन कुरीतियों का सामना करती है और उसकी जिंदगी दर्द और गम में डूबती चली जाती है। फिल्म का नाम पहले रखा गया था तलाक तलाक तलाक, पर मुस्लिम समुदाय के विवादों के बाद इसे बदलकर निकाह कर दिया गया। तो वहीं B.R. चोपड़ा के कुछ दोस्तों ने उन्हें ये भी समझाया कि मान लो कोई मुस्लिम शख्स ये फिल्म देखकर अपने घर जाता है और उसकी बीवी उससे पूछती है कि कौन सी फिल्म देखकर आए हो, तो वो क्या जवाब देगा। वो अगर फिल्म का नाम बताएगा तो नियमों के मुताबिक तो उनका तलाक ही हो जाएगा। चोपड़ा साहब को बात समझ में आ गई और उन्होंने फिल्म का नाम बदल दिया। फिल्म में सलमा आगा ने ही अपने ऊपर फिल्माए सारे गीतों को आवाज दी, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। इस फिल्म को देखने के बाद लोग इस हीरोइन के बारे में एक दूसरे से पूछने लगे कि नीली आंखों वाली ये गोरी सी लड़की कौन है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन गायिका भी है। ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार। इस तरह सुरैया, नूरजहां और सुलक्षणा पंडित जैसी कुछ फेमस एक्ट्रेसेस के बाद सलमा आगा का भी नाम सिंगर कम एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गया। ऐसा ना हो कि ज़ख्म कोई फिर नया मिले। 1982 में आई इस फिल्म पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन इससे सलमा रातों रात स्टार बन गईं। निकाह के बाद सलमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उनकी फिल्में आईं कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीरा आदि। बिल्कुल यही है मेरा फसाना, मैं बन गई हूँ तेरी। सलमा ने उस दौर के कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। कहना ना तुम ये किसी से हो। मिथुन के साथ फिल्म पति पत्नी और तवायफ में सलमा ने एक तवायफ का किरदार निभाया, जिसमें उनका नेगेटिव शेड था और इसमें उनके ऊपर फिल्माए गए कई गाने हिट साबित हुए। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग। तो वहीं इस फिल्म में वैम्प के रूप में इनकी डायलॉग डिलीवरी भी पसंद की गई। वाह सा, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर आहें भरने वाला अयाश आज अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू बंधे देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा कि घुंघरू नाक बनकर उसकी शराफत को डसने लगे। लेकिन इसके बावजूद इन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जो निकाह से हासिल हुई थी। इसके पीछे एक वजह सलमा द्वारा फिल्मों का ठीक से चुनाव न करना माना गया। क्षमा हो मैं जना मेरी जिंदगी है, मैं
वहीं सलमा एक ही तरह के किरदार के लिए फिट लगती थी और उन पर वेस्टर्न स्टाइल बिल्कुल भी नहीं जमती थी। फिर भी वो इसे निभाती थी जो उन पर थोपा हुआ लगता था। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। सलमा ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। जानकार बताते हैं कि इन्हें राज कपूर की फिल्म हिना भी ऑफर हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर सलमा की नानी बीच में आ गईं और उन्होंने राज कपूर से सलमा को किसी भी कीमत पर फिल्मों में काम ना देने की बात कही। कहते हैं इससे सलमा के हाथ से कई अच्छी फिल्में चली गईं। वहीं फिल्म एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि सलमा ने एक्टिंग से ज्यादा अपने सिंगिंग करियर पर फोकस किया। वो फिल्म निर्माताओं पर दबाव डालती थी कि जिन फिल्मों में वो काम करेंगी उसके गाने ये खुद ही गाएंगी। जाहिर है हर डायरेक्टर इनके इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसे में वो लता मंगेशकर, आशा भोसले या किसी और बड़ी गायिका से अपनी फिल्मों में नहीं गवा पाते और सभी नायिकाओं पर सलमा की आवाज भी फिट नहीं बैठती थी। ऐसे में सलमा ने अपनी जिद में आकर कुछ और बेहद अच्छी फिल्में भी छोड़ दी, तो साथ ही वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिल्मों के लिए भी गाने के लिए बीच बीच में लंबे समय के लिए भारत से गायब रहती थी, जिससे बॉलीवुड में निर्माताओं ने इन्हें सीरियस लेना बंद कर दिया। इसके साथ ही सलमा इश्क मोहब्बत के चक्कर में भी खूब डूबी रहती और अपने रिश्तों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती। ये भी एक बड़ी वजह रही कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि वो करियर को लेकर थोड़ी भी गंभीर नजर नहीं आ रही थी। वो बार बार शादी करती, अलग होती और फिर नई शादी करती। जाहिर है इस चक्कर में पड़े रहने में ही उनका काफी वक्त जाया हो रहा था, जिस समय को वो अपने करियर की बेहतरी में लगा सकती थी। बॉलीवुड में अपने फिसलते करियर को संभालने के लिए उन्होंने जंगल की बेटी जैसी एक सी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें खूब अंग प्रदर्शन किया, लेकिन ये भी काम नहीं आया। सलमा आगा वन फिल्म वंडर करार दी गईं और आखिरी बार 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आईं। इसके अलावा वो कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम करती दिखीं, लेकिन धीरे धीरे शोहरत उनसे छिनती चली गई और उनका जलवा बिखर गया। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले आज रस्में। चलिए अब बात करते हैं सलमा आगा की पर्सनल लाइफ की। तो फिल्मों में लॉन्च होने से पहले ही उनका नाम न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन महमूद सिप्रा के साथ जुड़ा था, जिन्होंने निर्माता बनकर सलमा आगा को हीरोइन बनाने के सपने दिखाए। 3 फिल्मों बेगम, साहिबा और बेबसी इन्हें बनाना भी शुरू किया। फिर सलमा से निकाह कर लिया। बताते हैं कि महमूद सिप्रा ने ये फिल्में सलमा आगा को पाने के लिए ही बनानी शुरू की थी। निकाह के बाद सिप्रा ने इन फिल्मों का काम बंद कर दिया और सलमा से अलग हो गए और इस तरह सलमा लालच में आकर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मोर्चे पर ठगी गईं। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। इसके बाद सलमा आगा ने 1980 में पाकिस्तान के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जावेद शेख से दूसरी शादी की और कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन कर ली। जावेद शेख पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन सलमा का ये दूसरा निकाह भी ज्यादा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। साल 1989 में सलमा ने तीसरा निकाह किया। इस बार इनके शौहर बने थे पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर रहमत खान। वो लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। रहमत खान से सलमा आगा को 2 बच्चे हुए, साशा आगा और अली आगा। ये शादी 2010 तक चली। उनके पति ने किसी और से शादी कर ली और तीसरे पति से भी सलमा का तलाक हो गया। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक, नहीं, तलाक, खुदा के लिए नहीं, तलाक। नहीं। इसके बाद उन्होंने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से साल 2011 में चौथी शादी की, जब सलमा आगा की उम्र 55 साल थी। इसके बाद सलमा मुंबई आ गई और अपने बच्चों का करियर यहीं सेटल करने की कोशिश करने लगी। सलमा के तीसरे पति से उनकी बेटी साशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री की। वहीं सलमा भी एक फिल्म मेकर बनने की कोशिश करने लगी।
फिलहाल सलमा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रह रही हैं, वहीं उनके मौजूदा पति मंजर शाह दुबई में रहते हैं। सलमा ने भारत सरकार से संपर्क किया और 2017 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड हासिल कर लिया, जिसके मिलने के बाद अब वो बेरोक-टोक भारत आ जा सकती हैं। इसको लेकर सलमा का कहना था कि मेरा पूरा खानदान भारत से रहा है, इसलिए OCI कार्ड पर मेरा अधिकार था। अब उनके परिवार का भारत से और कपूर खानदान से क्या रिश्ता रहा है, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल पृथ्वीराज कपूर की पत्नी राम शर्नी के भाई थे जुगल किशोर मेहरा, जो फिल्मों से जुड़े थे और बॉम्बे रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर थे, यानी वो राज कपूर के सगे मामा थे। जुगल किशोर ने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा और गायिका अनवरी बेगम से शादी की। 30 के दशक में जो सबसे पहली हीर रांझा फिल्म बनी थी, उसमें जुगल किशोर मेहरा ने रांझा और अनवरी बेगम ने हीर का किरदार निभाया था। अनवरी बेगम पहले से तलाकशुदा थीं और उनके पहले पति रफीक से उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम था जरीन। जुगल किशोर मेहरा ने भी अनवरी बेगम से पहले 2 शादियां कर रखी थीं। जब जुगल किशोर मेहरा और अनवरी बेगम ने शादी की तो उसी दौरान भारत को आजादी मिली और साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया। फिर अनवरी के साथ जुगल किशोर मेहरा भी पाकिस्तान चले गए और इस्लाम अपना लिया। उन्होंने कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम रखा अहमद सलमान और अनवरी की बेटी जरीन को कानूनी तौर पर गोद ले लिया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में नौकरी शुरू की और वहां डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल बने। बाद में उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस ज्वाइन की और रिटायरमेंट के बाद लंदन में बस गए। इनकी बेटी जरीन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम किया और बाद में पाकिस्तान के व्यापारी लियाकत गुल आगा से शादी की। उन्हीं दोनों की बेटी हैं सलमा आगा, जो बाद में अपनी मां और नाना नानी की तरह ही एक अभिनेत्री और साथ में एक मशहूर गायिका भी बनी। तो ये थी पूरी कहानी भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन की एक्ट्रेस और सिंगर सलमा आगा की। आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें का भी रुख कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।